हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटीके स्टडी हब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे GSSB पीजीटी बायोलॉजी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन? टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द आंसर वुड बी वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होती है कि जब आप मैक्सिमम इंस्पायर करते हो, वो भी फोर्सफुल करते हो उस चीज़ को, तो उस केस में आपका लंग कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है कितनी एयर को, सो दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। वो लंग की कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि जब आपका रेस्टिंग एक्सपायरेटरी पोटेंशियल होता है या रेस्टिंग एक्सपायरेटरी लेवल होता है, तो उस केस में कितना मैक्सिमम आप इंस्पायर कर सकते हो इस लेवल से, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, या फिर कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, तो वो वाइटल कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब आप कितना ज़्यादा मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, मतलब कितना मैक्सिमम आप ब्रीद इन कर सकते हो, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। कितना मैक्सिमम आप ब्रीद इन कर सकते हो जब आपने मैक्सिमम ब्रीद आउट किया है, या फिर कितना मैक्सिमम ब्रीद आउट कर सकते हो आपने कितना मैक्सिमम ब्रीद इन किया है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? जब आपका रेस्टिंग या नॉर्मल आपने एक्सपायर किया तो उसके बाद आप कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो। और टोटल लंग यही है कि अगर आपने मैक्सिमम इंस्पायर करने की कोशिश की तो उस केस में आपका लंग कितना होल्ड कर सकता है, तो दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड एज इट हैज इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है व्हेन देयर इज नो चार्ज एट अ सर्टेन पीएच। ओके, तो उस केस में अमाइनो एसिड का कौन सा पीएच वैल्यू होता है बेसिक अमाइनो एसिड्स में कि वो अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रीच कर जाता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है उस केस में। सो द आंसर वुड बी इट शुड बी ग्रेटर देन 7। अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कब रीच करता है, कितने पीएच पे रीच करता है वो देखेंगे, तो अगर आपके पास एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नियर बाय 7 के आसपास होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 6.8 के आसपास वो अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रीच कर जाएगा। वहीं पे अगर आप एक एसिडिक को देखेंगे तो एसिडिक के केस में वो लेस देन 7 होना चाहिए। ओके, एंड अगर आप बेसिक के केस में देखेंगे तो वो मोर देन 7 होना चाहिए। बट व्हाट शुड बी द वैल्यू? 3 से 5.4 पीएच तक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की रेंज देखी गई है, और बेसिक अमाइनो एसिड्स के केस में 7.6 से 10.8 तक रेंज देखी गई है। सो इसके अकॉर्डिंग द आंसर शुड बी पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7 इन केस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड एज वी कैन सी फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक कॉल्ड थेरापेटिक क्लोनिंग। सो सी व्हाट हैपेंस कि थेरापेटिक क्लोनिंग, जैसे आपने डॉली द शीप के केस में देखा गया था, उस केस में क्या होता है कि क्लोन क्या होता है? एक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और थेरापेटिक मीन्स किसी भी थेरापेटिक रीजन से, फॉर अ डिजीज ट्रीटमेंट के रीजन से अगर हम किसी का क्लोन बनाते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलर टेक्निक क्या होती है। तो डॉली के केस में भी जो क्लोन बना था वो सोमैटिक सेल से बना था। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि थेरापेटिक क्लोनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सोमैटिक सेल का। इस सोमैटिक सेल से क्या हुआ था कि न्यूक्लियस को निकाला गया था, और वहीं पे एक ओवम जो है, ठीक है, या फिर ऊसाइट हम बोल सकते हैं, ओवम या फिर ऊसाइट हम बोल सकते हैं, उसमें इस न्यूक्लियस को डाल दिया गया था। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो ओवम या ऊसाइट था वो एन न्यूक्लिएटेड था। एन न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें से न्यूक्लियस एब्सेंट था। तो उसमें हमने जब ये वाला न्यूक्लियस डाल दिया तो उसके केस में जो ऑर्गेनिज्म या फिर एम्ब्रियोनिक लाइन प्रोड्यूस हुई वो एग्जैक्ट कॉपी थी पेरेंटल लाइन से, तो दैट वाज डॉली। सो क्या इसमें दो सोमेटिक सेल्स हाइब्रिडाइज होते हैं? नहीं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। हाइब्रिड इज प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, नहीं, हम उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू एन ओवम। एन न्यूक्लिएटेड ओवम होता तो बेटर होता, बट सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, दैट टू सोमेटिक सेल का, सो दिस इज करेक्ट। Nucleus of gamete is artificially introduced. No, not of gamete, it is of somatic cell. So the answer would be third one. Next question is, which of the following is the outcome when a single egg which is unfertilized splits before fertilization and then fertilized by separate sperms? So इसमें options twins से related है. So twins क्या होते हैं? Twins are basically two progenies या two offspring जो same pregnancy से produce होते हैं, that are twin. अब ये mostly दो तरीके के होते हैं अगर आप देखोगे तो। ये एक तो होते हैं monozygotic, ओके, एंड एक होते हैं आपके डाइजाइगोटिक। अब हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आपको पता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी होती हैं जिसमें आपका ओवा या फिर एग प्रोड्यूस, या ओवम हम बोल सकते हैं, प्रोड्यूस होता है। मान लो एक फीमेल एक टाइम पे एक ही एग रिलीज करती है, ओके, एंड एक स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर देता है, तो उस केस में एक ही जाइगोट प्रोड्यूस होता है और वो ऑफस्प्रिंग बना लेता है। वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो एक एग रिलीज हुआ है
और इसको एक स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देता है, और उसके बाद ये एग स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, मतलब दो जाइगोट फॉर्म होते हैं। अब क्योंकि ये सेम एग फर्टिलाइज किया था एक ही स्पर्म ने, तो ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, और इसलिए हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। किसी केस में क्या होता है कि जो आपकी फीमेल होती है वो दोनों ही एग रिलीज कर देती है सेम टाइम पे, एग 1, एंड एक दूसरा रिलीज कर देती है दैट इज एग 2। अब एक स्पर्म आके एग 1 को फर्टिलाइज कर देता है, एक स्पर्म आके एग 2 को फर्टिलाइज कर देता है। इस तरीके से दो जाइगोट या दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, बट वो एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते, तो हम उनको डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी होता है, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो एग है, ये जो सिंगल एग प्रोड्यूस हुआ है, ये फर्टिलाइज होने से पहले ही स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, ठीक है। एंड फिर अलग अलग स्पर्म आपके इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, और इस तरीके से दो आपके जाइगोट या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और वो भी आपके कुछ परसेंटेज आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एग तो सेम था बट स्पर्म डिफरेंट थे। तो मोनोजाइगोटिक के केस में एक ही जाइगोट होता है, अगर सेम ही स्पर्म हो तो उस केस में आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। अगर स्प्लिट हो गए डिफरेंट स्पर्म हो तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं, या हाफ आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। बट अगर डिफरेंट एग्स हो और डिफरेंट ही स्पर्म्स हो तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस बन जाते हैं। तो इसमें बोला कि सिंगल अनफर्टिलाइज एग ही स्प्लिट हो गया, ये वाला फिनोमेना, और उसके बाद वो फर्टिलाइज हुआ है और वो भी सेपरेट स्पर्म से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल तो एक ही नाम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्लासिफिकेशन में द एंजाइम डीएनए गायरेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम क्लासिफिकेशन की ना 6 क्लासेस होती हैं, ठीक है। 6 क्लासेस में आपके पास होते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, या रिडॉक्स रिएक्शन हम बेसिकली बोल सकते हैं, जस्ट टू लर्न। और इसमें फॉर एग्जांपल रिडक्टेज एंजाइम या फिर ऑक्सीडेज एंजाइम। नेक्स्ट आपके पास होता है ट्रांसफरेसेस, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एनी ग्रुप 2 या फ्रॉम अ डबल बोन। उसके बाद आपके पास होता है हाइड्रोलिसिस, जो वाटर मॉइटी को यूज़ करके क्लीवेज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीएसिस, न्यूक्लियसिस। देन यू हैव लाइसिस, then you have ligases, and one of the class is isomerase, okay। सो जो लाइसिस होते हैं वो आपका ऐड या रिमूव करते हैं एटम्स को फ्रॉम अ डबल बोन, एंड जो आइसोमरेसेस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि डीएनए गायरेज जो है वो आइसोमरेस से बिलोंग करता है। तो ये जो होते हैं ये ज्योमेट्री या स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं मॉलिक्यूल में, तो हम ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं मॉलिक्यूल में। और जो लाइगेसेस होते हैं वो जॉइनिंग में बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं दो मॉलिक्यूल्स का, यूजिंग एटीपी फॉर हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप गायरेज का देखेंगे तो गायरेज एक टोपो आइसोमरेज 2 है, तो मैं इसको टोपो 2 लिख देती हूँ। टोपो आइसोमरेज 2 है जो कि हेल्प करता है सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने में डीएनए के केस में। और वी कैन से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जब भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जब ओपनिंग होती है डीएनए की, तो एक तरफ से डीएनए जब ओपन हो रहा होता है जहाँ बबल फॉर्म होता है, और बाकी तरफ जो होता है वहाँ पे उलझ जाता है, सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो उसको रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज 2 या डीएनए गायरेज एंजाइम यूज होता है। तो जो वो कैसे करता है, कुछ ज्योमेट्रिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस करके वो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। तो वी कैन से दैट डीएनए गायरेज बिलोंग टू द आइसोमरेज class of the enzyme. That's it for today. Please like, share and subscribe, and we'll discuss other questions later on.